नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बेहतरीन सीरीज स्टार्ट किए हैं और जिसमें हम दो सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं इस टाइम। एक तो हिस्ट्री है और जो दूसरा हमारा सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने ये अपने यहाँ तक चर्चा की थी, जो क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ तक। इसके बाद हमने कल की क्लास में वो 1 घंटे की लगभग क्लास हो चुकी थी, तो हम बोले कि अब वो क्लास वहीं रोक दी जाए। आज उसी के आगे जो है ये क्लास हमारी स्टार्ट होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 से। ठीक है, तो आज हमारा यहाँ जो पहला क्वेश्चन है, हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं, सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्लास अगर लंबी हो जाती है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं होते तो वो भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, पेपर में टाइम बहुत कम है, सारे सब्जेक्ट्स को हम लोगों को कवर करना है। तो जो हमारा फोकस होगा वो ज़्यादातर अब क्लास पे रहेगा। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम कवर कर लें। चलिए बढ़ते हैं। पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है कि एक भौतिक स्थान जैसे भवन, कार्यालय या घर में एक साथ जुड़े उपकरणों का एक संग्रह। मतलब कह रहा है कि एक स्थान है, जैसे छोटा सा घर हो गया आपका, या एक छोटा सा कोई कार्यालय हो गया, या आपका घर हो गया। ठीक है, उसके अंदर जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्ट हैं, तो इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। पहले देखिए, पहले तो हम आपको बताते हैं कि जैसे जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क का मतलब है कि कई सारी डिवाइसेस का जुड़ना। सीधी सी बात है, नेटवर्क का मतलब है कि जब कई सारे डिवाइसेस आपस में जुड़ जाएं और उनके बीच जो है डेटा शेयरिंग होने लगे, एक दूसरे को डेटा दे रहे हैं, एक दूसरे को डेटा ले रहे हैं, तो यही कहलाता है नेटवर्क सिंपल में। अब इस नेटवर्क को जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर, यानी कि भौतिक जो आपका क्षेत्र है उसके आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहले को बोला जाता है लैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरे को बोला जाता है मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा होता है वैन, WAN, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन का क्या मतलब है इसका, जैसे इसमें देखिए लोकल एरिया। लोकल मतलब आपका जो लोकल एरिया है वहाँ पे जो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो जो नेटवर्क होता है उसको बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे आपका घर है, या फिर आपका ऑफिस है, आपका कार्यालय है। ठीक है, या फिर हो गया आपका कोई स्कूल है, या आपकी यूनिवर्सिटी हो गई, या आपका विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जो इनका नेटवर्क है, ये जैसे आपके घर में आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपका वाईफाई, आपका प्रिंटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार आपके स्कूल में जैसे कई सारे प्रिंसिपल रूम का जो कंप्यूटर है, वाइस प्रिंसिपल सर का जो कंप्यूटर है, या उसके अलावा कई सारे जो जूनियर असिस्टेंट्स होते हैं उनका कंप्यूटर हो गया, उनकी डिवाइसेस आपस में जुड़ी होती हैं। एक छोटा सा डेटा सर्वर भी हो सकता है वो, तो वो सब आपस में क्या है, कनेक्ट है, मिलकर एक नेटवर्क बना रहे हैं। या आपकी यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी यूनिवर्सिटी के जितने सिस्टम्स हैं, जो यूनिवर्सिटी का एक नेटवर्क हो गया। तो ये जो छोटे स्थान के, यानी कि स्कूल, विश्वविद्यालय, छोटा सा एरिया कोई भी, वहाँ का जो नेटवर्क होता है उसको लैन बोला जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया का क्या मतलब है, इस नेटवर्क का क्या मतलब है, इस नेटवर्क का मतलब है कि यहाँ पे जब पूरे शहर का एक जो नेटवर्क बनता है, जैसे पूरा शहर है, पूरे शहर का जो नेटवर्क होता है उसको मैन बोला जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जब कई सारे लैन और मैन मिला दिए जाएं, जैसे कई सारे शहरों का नेटवर्क एक साथ, आपका भारत है, अब ये भारत के पूरे शहरों का जो नेटवर्क चल रहा है इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। भारत नहीं, इसमें हम भारत के बगल आपके जो देश हैं, जैसे यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे श्रीलंका है, सॉरी, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे पाकिस्तान है। ठीक है, यहाँ पे जापान है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। अब ये सारे जो नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए हैं इसको बोलते हैं वाइड एरिया। वाइड का मतलब बहुत बड़ा एरिया, तो जो बहुत बड़े एरिया का नेटवर्क होता है उसको वाइड एरिया बोलते हैं। जो एक शहर के अंदर का नेटवर्क होता है उसको मैन बोला जाता है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और बहुत छोटे से, जैसे आपका घर, ऑफिस, कार्यालय हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, वहाँ का जो कैंपस है वहाँ का नेटवर्क, तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या था कि भवन, कार्यालय या घर का जो नेटवर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, उन जो उपकरणों, वो जो उपकरण मिलकर डिवाइसेस जुड़ करके आपस में नेटवर्क बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न है कि वेब विकास में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है। देखिए, पहली बात तो आप समझिए कि जैसे कंप्यूटर है, साइंस है, ठीक है, यहाँ जब आप हिंदी को देखेंगे ना तो आप घबरा जाएंगे। ऐसे हिंदी लिखी होती है ना, क्योंकि वो एकदम मशीनी भाषा में उसका ट्रांसलेशन किया जाता है, तो ऐसी हिंदी लिखी होती है कि आप डिस्टर्ब हो जाते हो पढ़ के। तो इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो कंप्यूटर वगैरह के क्वेश्चन हैं इनको इंग्लिश में देखा करो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, एकल चित्रात्मक अंतराफलक का मतलब है कि सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है। इसको हम ऐसे समझाते हैं।
अभी हम जब समझाएंगे तो आप एकदम आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, एक चीज़ होती है, एक सिस्टम होता है जिसको बोला जाता है मैशअप। जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है मैशअप। मैशअप का मतलब समझते हैं आप लोग? मैशअप जैसे बोला जाता है ना, कई सारी चीज़ों को मिला देना। क्या कहलाता है? मैशअप। मतलब कई चीज़ों को मिला देना। जैसे आप कुछ इधर अपने कमरे में लीजिए, सारी बुक्स को ऐसे एक दूसरे में से मिला लीजिए। जैसे आप एक साइड हिस्ट्री की बुक रखें, एक साइड मान लीजिए, एक साइड जीएस की बुक है, एक साइड आपने मैथ की बुक रखी है, एक साइड रीजनिंग की, एक साइड इंग्लिश की, फिर सबको उठा के आपस में मिला दें, तो आप क्या बोलते हैं कि आपने पूरा मैशअप कर दिया, चीज़ों को मिला दिए। तो मैशअप का क्या मतलब होता है? चीज़ों को मिलाना। अब यहाँ पे तो इसी प्रकार एक चीज़ होती है जिसको आपके कंप्यूटर में मैशअप बोला जाता है, तकनीकी रूप में मैशअप बोला जाता है। वो क्या होता है? वो होते हैं कि कई सारी जो है वेबसाइट्स को आप कई सारी सेवाओं को, कई सारी सेवाएं हो गई, कई सारी सेवाएं या कई सारी वेबसाइट्स हो गई, कई सारी सेवा या फिर कई सारी वेबसाइट को मिला के आप इनके माध्यम से कोई नई सर्विस, नई सेवा बना देते हैं। तो वो अब ये जो आप बना रहे हैं ये नई नहीं है, आपने इसका निर्माण नया नहीं किया, बल्कि कई चीज़ों को मिला करके इसका निर्माण किया है। तो ये क्या कहलाएगा कि आपने मैशअप करके इसको बनाया है। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए एक सेवा है आपकी जोमेटो, ठीक है, एक सेवा है आपकी जोमेटो जो क्या करती है? आपको ऑनलाइन खाना दिलाती है, और जब आप खाना इससे बुक करते हैं तो आप हर रेस्टोरेंट की यहाँ से क्या देख सकते हैं? रेटिंग देख सकते हैं। दूसरी सेवा है आपकी गूगल मैप। गूगल मैप में क्या है? आप किसी भी जगह की लोकेशन देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक आइडिया आया और आप इन दोनों को मिला दिए। जोमेटो से आपने डेटा ले लिया कि किस रेस्टोरेंट की कैसी रेटिंग है, गूगल से उनकी लोकेशन, उनका मैप। अब इनको मिला के आपने एक सेवा बनाई जहाँ पे कोई यूज़र आए, कोई XYZ रेस्टोरेंट को सर्च करे, उसकी रेटिंग देख ले जो कि जोमेटो वाली है, और अब वहाँ ये अगर खुद जाना चाहता है तो लोकेशन सेलेक्ट करके गूगल मैप उसको मैप बताएगा, वो फटाक से पहुँच जाएगा। अब इस सर्विस में आपका अपना कुछ नहीं, बल्कि आपने इन दोनों को मैशअप, यानी कि इन दोनों को मिला करके एक नई सेवा का सृजन कर दिया है, और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मैशअप। अब हम प्रश्न पे चलते हैं। अब आपको प्रश्न आसानी से समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि वेब विकास में, वेबसाइट के विकास में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि मतलब वही कह रहा है कि एक एप्लीकेशन, वो कौन सा एप्लीकेशन है? जो कि एकल चित्रात्मक अंतराफलक में प्रदर्शित एकल नवीन सेवाओं का सृजन करने के लिए, मतलब आप कोई सेवा बना रहे हैं और उसके लिए कई सारी सेवाओं को संयोजित, मतलब उसको मिला देते हो, तो उस अनुप्रयोग को क्या कहेंगे? हमने बताया उसको बोला जाता है मैशअप। उसको क्या बोला जाता है? उसको, इस सर्विस को, इस एप्लीकेशन को बोला जाता है मैशअप। यानी कि आप कई सारी सर्विसेज को मिला के कोई एक नई सर्विस बना दे रहे हैं, वो क्या कहलाती है? मैशअप। और हमने जोमेटो और गूगल मैप के माध्यम से आपको एग्जांपल देके समझा दिया, जितना इजी हो सकता था। अगला क्वेश्चन है कि क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित हैं? तो देखिए, ये जो क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग वर्ड है ये संबंधित हैं। पहला तो ऑप्शन है आपका धोखाधड़ी, दूसरा है खोजी इंजन, मतलब सर, अब देखिए इंग्लिश में देखेंगे तो खोजी इंजन, हिंदी में खोजी इंजन लिखा है, तो इंग्लिश में देखेंगे तो हाँ समझ में आएगा, अच्छा सर्च इंजन। अब इंग्लिश में ब्राउज़र लिखा है, हिंदी में विचारक लिखा है, तो आप अब ब्राउज़र, सर्च इंजन, इनसे आप परिचित हैं कि हाँ गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है। हमारा ब्राउज़र क्या है? तो ओपेरा मिनी ब्राउज़र है, फायरफॉक्स ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं। अब इनमें से आपको बताना है किससे संबंधित है। तो ये जो क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग होता है ये संबंधित होता है आपके सर्च इंजन से, सर्च इंजन से। अब एक सिंपल एकदम कम समय में आपको अगर हम बताएं कि क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग क्या है, तो क्रॉलिंग का मतलब होता है कि जानकारी की खोज करना। जैसे अब ये है आपका इंटरनेट, इस पर बहुत सारी जानकारियाँ आ गई, इस पर बहुत सारी जानकारियाँ आ गई। तो अब जो सर्च इंजन होता है उसमें बहुत छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग का काम करना होता है। तो क्रॉलिंग क्या होती है? क्रॉलिंग का मतलब होता है कि जानकारी की खोज करना। क्रॉलिंग का क्या मतलब होता है? क्रॉलिंग का मतलब होता है कि जानकारी की खोज करना, मतलब एक सी जानकारियों को ढूंढना, जानकारी की खोज करना। एक जैसी, जैसे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपने पॉइंट है, जैसे आपने उसमें बहुत सारी चीज़ें, तो समान जानकारियों को खोज करके उनको इकट्ठा करना, ठीक है। अब इकट्ठा हो गया। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का मतलब है कि जैसे आपने समान जानकारियाँ, जैसे मान लीजिए हमने एक गूगल पे आपने जानकारी अपलोड की किसी सब्जेक्ट को लेके, पॉलिटी से रिलेटेड आपने एक वेब पेज बनाया, उस पर आपने पॉलिटी के बहुत सारे चैप्टर्स जो है ऐड किए। तो क्रॉलिंग में क्या करता है? जो भी आप जैसे पॉलिटी से रिलेटेड जितनी भी हैं उनकी जानकारी की जो खोज करेगा उसको बोला जाता है क्रॉलिंग। सर्च इंजन क्या करेगा? पहले क्रॉलिंग करके जानकारियों को खोज करेगा, फिर उन जानकारियों की इंडेक्सिंग करता है, मतलब उनको अलग अलग श्रेणी में डेटाबेस पे ऐसे इकट्ठा करता है। अच्छा, ये पॉलिटी से, एक उदाहरण दे रहे हैं, ये पॉलिटी से रिलेटेड जानकारी है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड जानकारी है, ये मैथ से रिलेटेड जानकारी है, ठीक है। अब क्या होता है, जब से अब आप सर्च करेंगे, जैसे आपने कोई कीवर्ड सर्च किया मूल अधिकार, तो अब मूल अधिकार का वो कीवर्ड ढूंढता है कि इनमें से किस डेटाबेस में मूल अधिकार का कीवर्ड है। जिस डेटाबेस में मूल अधिकार का कीवर्ड होता है उस डेटाबेस को ये यहाँ पे ऐसे लगा देता है। जैसे आपने सर्च किया तो
जब आप सर्च करते हैं मूल अधिकार तो गूगल पे जैसे सर्च करेंगे तो ऊपर, फिर उसके नीचे कई सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जहाँ पे मूल अधिकार के बारे में लिखा होगा। ये कहलाती है लिस्टिंग। ये क्या कहलाती है? रैंकिंग, कि गूगल उनको जो है रैंक करता है कीवर्ड्स के आधार पे, आपने जैसा कीवर्ड सर्च किया। क्रॉलिंग क्या है? तो पहले तो वो गूगल अपने आप में उसका जो सॉफ्टवेयर है, जो इंटरनेट पे जानकारियाँ हैं, उससे वो उस टाइप की जानकारी को ढूंढेगा, अच्छा ये जानकारी है, फिर उसको अपने डेटाबेस में सुरक्षित कर लेता है, अलग अलग मतलब डेटाबेस बना के अलग अलग टाइप से के। फिर जैसे ही उससे रिलेटेड कोई कीवर्ड सर्च किया जाता है तो जो रैंकिंग आती है कीवर्ड्स के आधार पे, वो रैंकिंग बना के आपके सामने उसको प्रदर्शित करता है। तो ये होती है क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग। ज़्यादा नहीं समझना है किससे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग जो है वो संबंधित हैं आपके किससे? सर्च इंजन से। और हमने साधारण भाषा में समझा दिया। जैसे जब बहुत सारे वेब पेज, आपने कोई भी जानकारी, बहुत सारी जानकारियाँ अपलोड हो रही हैं इंटरनेट पे, तो वो उन जानकारियों को क्या करता है? खोज करता है कि कौन सी जानकारी किस चीज़ से रिलेटेड है। ये कहलाता है क्रॉलिंग। फिर खोज करके अलग अलग टाइप की जानकारियों को अलग अलग टाइप के डेटाबेस में स्टोर करता है। ये कहलाता है इंडेक्सिंग। और रैंकिंग क्या होता है कि जैसे जब आप उनको रैंक करना, कीवर्ड्स के आधार पर रैंक करना, जैसे कि जब आप सर्च करते हैं तो वो उसको रैंक करके दिखाएगा कौन सी वेबसाइट में किस टाइप का डेटा है, तो वो जिस कीवर्ड के हिसाब से वो रैंक प्रदान करता है। बस इतना समझना है। इस अगला क्वेश्चन है कि स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अब हम पहले समझते हैं टोपोलॉजी क्या है। हमने बताया आपको इंटरनेट बताया। इंटरनेट आपने समझा कि नहीं समझा? इंटरनेट आप समझ चुके होंगे कि नेटवर्क का आप क्या मतलब समझे? नेटवर्क का सीधा सा मतलब है कि कई सारी डिवाइसेस का आपस में जुड़ना। एक नेटवर्क यही कहलाता है। क्या ये नेटवर्क कहलाता है? जैसे ठीक है, डिवाइसेस का नेटवर्क है तो डिवाइसेस का नेटवर्क हो जाएगा। आदमियों का भी नेटवर्क होता है, जैसे आप हैं, आपके नीचे नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड सुने, आपके नीचे 4 लोग और उनके 5 लोग, तो एक मैंने जुड़ाव। नेटवर्क का क्या मतलब होता है? जुड़ाव, चीज़ों का जुड़ाव। तो यहाँ पे हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किस जुड़ाव की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे आप समझिए सिस्टम्स, कंप्यूटर्स के जुड़ाव की बात कर रहे हैं, सरल शब्दों में बोलें तो। इन जो आपकी डिवाइसेस हैं, इनका जुड़ाव कितने प्रकार से होता है वो कहलाती है टोपोलॉजी। वो क्या कहलाती है? टोपोलॉजी। मतलब किस प्रकार से इनका ये जुड़े हैं आपस में। किस प्रकार से जुड़े हैं का क्या मतलब है? किस प्रकार से जुड़े हैं का मतलब ऐसे समझिए, जैसे आपको घर बनाना है। आपको क्या बनाना है? घर बनाना है। अब घर का आप एक नक्शा बनाते हैं ना, लेआउट बनाते हैं कि अच्छा यहाँ पे होगा हमारा हॉल, यहाँ पे होगा ड्राइंग रूम, यहाँ पे होगा किचन, यहाँ पे होगा वॉशरूम, यहाँ पे होगा ये ओपन हॉल होगा। ठीक है, तो आप एक लेआउट बनाते हैं ना। अब ये लेआउट सब अपने घर का अलग अलग बनाते हैं भाई। कोई सोचेगा कि यहाँ बीच में एक आंगन हो, इधर 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 कमरे हों, तो ये अलग लेआउट हो गया। कोई सोचेगा नहीं, एक ऐसे गलियारा हो और सब कमरे इसी से ऐसे जुड़े हों, ये अलग लेआउट हो गया। ये उसके घर का तरीका हो गया, ये इसके घर का तरीका हो गया, ये इसके। एक आदमी सोचेगा नहीं, मेरे घर में तो ऐसा होना चाहिए कि एक ये कमरा है, एक ये कमरा है। अब हम इस कमरे से इस कमरे में भी आसानी से चले जाएं, ये कमरा इस कमरे से भी डायरेक्ट जुड़ा हो, ये कमरा इस कमरे से भी डायरेक्ट जुड़ा हो, ये कमरा इस कमरे से भी डायरेक्ट जुड़ा हो, ये कमरा इस कमरे से भी डायरेक्ट जुड़ा हो, और ये कमरा इस कमरे से भी डायरेक्ट जुड़ा हो। तो ये सब के घर के अलग अलग लेआउट होता है। जिसको जैसा पसंद होता है उसी तरीके का वो लेआउट रखता है। इसी प्रकार जो कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर्स को आपस में किस प्रकार जोड़ा जाए वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टोपोलॉजी। अब किस प्रकार से जोड़ा जाता है? तो इनको बहुत टाइप्स से जोड़ा जाता है। तो जैसे कुछ अगर महत्वपूर्ण टोपोलॉजी बताएं, एक होती है बस टोपोलॉजी। क्या होती है? बस टोपोलॉजी। एक होती है आपकी स्टार टोपोलॉजी, एक होती है आपकी रिंग टोपोलॉजी, एक होती है आपकी मैश टोपोलॉजी। ये कुछ प्रमुख टोपोलॉजीज़ हैं। टोपोलॉजीज़ क्या है समझ में आया? ये आपका लेआउट है। तो लेआउट को किस टाइप में कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ा जाता है वो कहलाता है टोपोलॉजी। जैसे हमने घर में बताया कि आपके घर को किस टाइप से बनाना है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है घर का नक्शा। तो जो कंप्यूटर्स के जुड़ने का नक्शा है वो क्या कहलाता है? टोपोलॉजी। अब हमने बताया जैसे बस टोपोलॉजी क्या है। बस टोपोलॉजी में आपने एक वायर बिछा दी, इससे डेटा का ट्रांसमिशन होगा, और आपने एक ऐसे इससे क्रम से कंप्यूटर जोड़ते चले गए। एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर। इन कंप्यूटर्स को नोड बोला जाता है। आपका ये पहला कंप्यूटर मतलब नोड 1 हो गया, नोड 2, ये नोड 3, नोड 4, नोड 5। ये ऐसे एक दूसरे से कंप्यूटर आगे से ऐसे जुड़ते चले जाएँ। ठीक है, ये कहलाती है आपकी बस टोपोलॉजी। यानी कि एक आपकी वायर होगी, उस वायर से सारे कंप्यूटर जुड़े होंगे। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम होती है कि एक कंप्यूटर खराब हो जाता है ना, तो पूरा ये नेटवर्क ही काम करना बंद कर देता है। अभी लेकिन हम टोपोलॉजीज के प्रकार समझ रहे हैं तो केवल वहीं फोकस करेंगे। अगला क्या है? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? थोड़ा सा चेंजेस किया जाता है। जैसे घर बताया ना, एक आंगन है, एक आंगन से सारे कमरों को जोड़ दिया जाए, यही होती है आपकी स्टार टोपोलॉजी। यहाँ बीच में एक नेटवर्क, एक मेन कंप्यूटर होता है, मेन सिस्टम होता है, जिसको बोला जाता है हब।
जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है हब। और इससे जो जितनी भी डिवाइसेस हैं, अन्य डिवाइसेस, उनको क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, उनको क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब इसमें मान लीजिए ये कंप्यूटर खराब भी हो जाता है तो ये तीनों कंप्यूटर आपस में चलते रहते हैं, ये भी खराब हो जाएगा तो ये दोनों चलते रहेंगे, क्योंकि ये आपस में हब से जुड़े हुए हैं। ये हो गई आपकी स्टार टोपोलॉजी, ये क्या हो गई, स्टार टोपोलॉजी, ये क्या हो गई, बस टोपोलॉजी। इसी प्रकार की रिंग टोपोलॉजी होती है। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, जैसे ये जो आपका पहला बस बताए ना, बस से ही समझिए मिलती जुलती होती है, बस इसमें एक रिंग बनी होती है, यानी कि ऐसे केबल ऐसे बना दी गई, उसके बाद सारे कंप्यूटर्स को ऐसे जोड़ दिया गया, इसमें कोई हब नहीं होता है। ये होती है रिंग टोपोलॉजी। एक होती है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी क्या होती है, हमने बताया कि आपके घर में हो ऐसा हो कि सब कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए हों। यहाँ पे ये हब है, हब में तो एक मेन कंप्यूटर होता है, वहाँ से बाकी सब जुड़े होते हैं, ये तो स्टार होती है। अब स्टार और मेश में अंतर समझिए, यहाँ पे कोई हब नहीं होता, बल्कि एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर मान लीजिए ये है, एक ये है, एक ये है, इसको इससे भी जोड़ा जाएगा, अब इसको इससे भी जोड़ा जाएगा, 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 इसको इससे भी जोड़ा जाएगा। तो अब क्या हो गया कि सारे कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया गया, ठीक है, सबको एक दूसरे से जोड़ दिया गया, ये कहलाती है मेश टोपोलॉजी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टोपोलॉजीज हैं जिसको हमने आपको समझा दिया। टोपोलॉजी क्या है आप समझ गए कि जैसे किस हिसाब से, किस स्ट्रक्चर में, किस संरचना में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनका लेआउट कैसा है, वो कहलाता है टोपोलॉजी। अगर वो इस तरीके से जुड़े हैं तो इसको बस बोलते हैं, इस तरीके से जुड़े हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको स्टार बोलते हैं। स्टार टोपोलॉजी में एक हब होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। हमने बताया रिंग टोपोलॉजी, हमने बताया मेश टोपोलॉजी। अब अपने प्रश्न पे चलते हैं। चीज़ें हम उतनी ही देख रहे हैं जितना कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारा टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो। तो अगला क्वेश्चन है कि स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने बताया कि स्टार टोपोलॉजी में एक बीच का कंप्यूटर होता है, एक बीच का डिवाइस होती है जो कि सबको जोड़ती है, वो क्या कहलाता है, वो आपका हब कहलाता है। वही ये पूछ रहा है कि स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए, संयोजित मतलब कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, किस उपकरण का यूज किया जाता है, तो उसको बोला जाता है हब। उसको क्या बोला जाता है, हब। अगला क्वेश्चन है ADSL डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक उपरिगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। सही बता रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर को हिंदी में पढ़ोगे ना, हिंदी में सॉल्व करोगे तो ऐसा टेंशन हो जाएगा कि आप मतलब जो चीज़ें आप कर लोगे ना वो भी नहीं कर पाओगे। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ADSL डेटा दरों को, डेटा दर का मतलब डेटा की स्पीड जो होती है, डेटा स्पीड को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक उपरिगामी, उपरिगामी का मतलब होता है अपलोडिंग स्पीड, अपलोडिंग इसका अपलोडिंग। जैसे आप इतना समझिए कि जब आप इसकी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बताएं, कि जो आपकी ADSL थी यानी कि असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस थी, इसका ये कहने का मतलब है कि इसमें जो है अपलोडिंग स्पीड और जो डाउनलोडिंग स्पीड थी उसमें अंतर होता था। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा स्पीड ज़्यादा होती है, किसकी स्पीड कम होती है, अपलोडिंग स्पीड ज़्यादा होती है, डाउनलोडिंग स्पीड, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आप लोग अब बताइए कि जब भी मोबाइल चलाते हैं तो आपको स्पीड दिखती है ना, अपलोडिंग स्पीड, डाउनलोडिंग स्पीड। जैसे वर्तमान नेट चलाते हैं तो नेट की स्पीड आप कैसे, इतने MBPS अपलोडिंग है, इतने MBPS KBPS डाउनलोडिंग है। कितनी स्पीड में आप डाउनलोड कर रहे हैं वो डाउनलोडिंग होती है, कितनी स्पीड में आप अपलोड कर रहे हैं वो अपलोडिंग स्पीड होती है। तो जो आपका ADSL टेक्नोलॉजी थी, ADSL क्या थी, कल हमने DSL के बारे में बताया था, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या थी, तो जो आपकी टेलीफोन वाली लाइंस होती थी उन्हीं को अपग्रेड कर दिया गया था, नई टेक्नोलॉजी लाई गई थी। पहले तो आपका डायल अप था, डायल अप भी क्या था कि यही जो फ़ोन की लाइनें थी उन्हें अपग्रेड कर दिया गया था और इन्हीं से नेट चलाया जाता था। लेकिन डायल अप में सिस्टम ये था कि जब आपका फ़ोन चलता था तो नेट नहीं चलता था, नेट चलता था तो फ़ोन नहीं चलता था। फिर हम देखते हैं कि बहुत एडवांस किया जाता है इन चीज़ों को और आपका लाया जाता है DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। थी आपकी ये वही लाइंस थी, आपकी टेलीफोन वाली लाइंस थी, लेकिन इसमें नई टेक्नोलॉजी लाई गई और उससे क्या होता था कि अब नेट आपका भी चलता था, कॉल भी चलती थी और नेट स्पीड में भी चलता था। नेट और कॉल का तो आपका बीच में ही आ गया था, ISDN में भी आ गया था, लेकिन DSL में नेट की स्पीड भी बढ़ा दी गई। लेकिन ADSL का आता है, ADSL में इसको बोला जाता है असिमेट्रिक, मतलब इसमें एक वर्ड जुड़ गया जिसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, असिमेट्रिक, इसका मतलब होता है असममित। इसकी हिंदी क्या होती है आप सबको होता होगा, असममित। असममित का एकदम साधारण सा अगर हम आपको मतलब बताएं तो असमान, ठीक है। क्या होगा असमान, तो स्पीड होगी असमान। किस चीज़ की स्पीड होगी, तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड जो होगी, ठीक है। एक होती है आपकी डाउनलोडिंग स्पीड और एक होती है अपलोड स्पीड, यानी कि आप डेटा को जब अपलोड करते हैं तो कितनी तेज़ी से अपलोड हो रहा है, कितनी तेज़ी से डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डाउनलोड है इसको यहाँ पे लिखा है अधोगामी दिशा और डाउनलोड गति को लिखा है उपरिगामी दिशा। तो इसमें याद रखना है कि असममित होती थी, यानी कि असमान होती थी। डाउनलोड स्पीड अलग होती थी, अपलोड स्पीड अलग होती थी। अलग होने का क्या मतलब है कि जो डाउनलोड स्पीड थी ये बहुत तेज थी, डाउनलोड स्पीड तेज होती थी अपेक्षाकृत अपलोड की जो स्पीड होती थी वो क्या होती थी, धीमी होती थी,
ठीक है, तो आप समझे कि एडीएसएल क्या थी। एडीएसएल का मतलब होता है असिमेट्रिक आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस थी तो उन्हीं में से एक सब्सक्राइबर लाइन थी जिसको एडीएसएल बोला जाता था। एडीएसएल का मतलब असममित, असममित का मतलब कि असमान, असमान का क्या मतलब है कि ये जो एडीएसएल लाइंस होती थी यानी कि असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस होती थी, इनमें अपलोडिंग स्पीड ज़्यादा होती थी और डाउनलोडिंग स्पीड कम होती थी, इसीलिए इसको असममित बोला जाता था, असिमेट्रिक बोला जाता था। मतलब कि डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड में अंतर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अब आप देखिए कि डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक, मतलब कि आप समझिए कि ये आप हैं, यूज़र हैं, ये आपका डेटा आ जा रहा है तक ऊपरीगामी दिशा, ऊपरीगामी मतलब अपलोडिंग स्पीड की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ताओं तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। इसका यही पूछने का मतलब है कि जो अपलोडिंग स्पीड होती थी वो डाउनलोडिंग स्पीड से तेज होती थी कि कम होती थी। ठीक है, समझे आप लोग। देखिए ये कह रहा है कि जो अपलोडिंग स्पीड है उसकी अपेक्षा, अपलोडिंग स्पीड की अपेक्षा, हिंदी में लिखा है इसीलिए नहीं समझ पा रहे, इंग्लिश में लिखा होता ना, अपलोडिंग जो है अपलोडिंग स्पीड की अपेक्षा जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो, ये जो आपकी एडीएसएल लाइन थी वो उसमें कैसी होती थी। मतलब एडीएसएल जो लाइंस थी ये आपको अपलोडिंग स्पीड की अपेक्षा डाउनलोडिंग स्पीड कैसी प्रदान करता था, तो अपलोडिंग की अपेक्षा डाउनलोडिंग स्पीड तेज होती थी, मतलब उच्चतर होती थी। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस को एक बार दो बार ध्यान से पढ़िएगा तो समझ जाएंगे आप। ठीक है, अब बार बार हम उसी को रिपीट कराएंगे तो टाइम होगा वेस्ट। हमने समझा दिया एडीएसएल का मतलब, जो एडीएसएल लाइंस होती थी इसमें डाउनलोडिंग स्पीड ज़्यादा होती थी, अपलोडिंग स्पीड जो है कम होती थी, इसीलिए इसको असिमेट्रिक यानी कि असममित बोला जाता था। असममित मतलब इनकी जो स्पीड होती थी वो समान नहीं होती थी, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड अलग अलग होती थी। वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर अपलोडिंग स्पीड की अपेक्षा डाउनलोडिंग स्पीड क्या होती थी। क्वेश्चन बस इतना है कि जो आपकी एडीएसएल लाइन्स थी उसमें अपलोडिंग स्पीड जो है उसकी अपेक्षा में डाउनलोड स्पीड ज़्यादा होती थी कि कम होती थी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमने बता दिया कि ज़्यादा होती थी। अगला क्वेश्चन है कि डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा किस पर निर्भर होते हैं, जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट से संयोजनों की सुविधाएं प्रदान करता है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होते हैं। बस यही पूछ रहा है कि किस, जो ऑप्टिकल फाइबर है, कल हमने बताया था कि जो आपका डायल अप था, जो आपका डीएसएल था, ये चीज़ें क्या थी, ये आपके कॉपर वायर में चलती थी। कॉपर वायर में चलती थी तो इसमें विद्युत सिग्नल का यूज होता था, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी जो फाइबर की आ गई है, फाइबर एयर जो आपके ऑप्टिकल फाइबर की टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे जो आपका जियो है, एयरटेल है, सब ऑप्टिकल फाइबर की लाइनें बिछाते हैं ना। ऑप्टिकल फाइबर की लाइनें कैसे बिछाई जाती हैं, तो हमने बोला जो इसके अंदर केबल होता है उसमें जो आपके कांच होते हैं, कांच के छोटे छोटे रेसों के माध्यम से जो है आपका जो डेटा है वो ट्रेवल करता है, और वो विद्युत सिग्नल के रूप में नहीं जाता बल्कि वो प्रकाश के सिग्नल्स के रूप में जाता है। किस सिद्धांत पर वर्क करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर वर्क करता है। तो वही पूछ रहा है कि विद्युत की अपेक्षा किस पर निर्भर थी, तो विद्युत की अपेक्षा ये प्रकाश पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइट, क्योंकि लाइट सिग्नल में अब जा रहा है, जो आपके ऑप्टिकल फाइबर है उसमें जो डेटा जा रहा है वो लाइट सिग्नल्स में जा रहा है। बाकी देखिए कंप्यूटर, अगर आप सोचेंगे कि हम इस सब्जेक्ट को एकदम फेल कर लें तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को एकदम सिंपल समझाएं, लेकिन हाँ एक लिमिट है क्लास की, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, बहुत उसको चीज़ों को बहुत ज़्यादा तोड़ेंगे तो क्लासेस बहुत लंबी हो जाएंगी, और अभी इतना समय नहीं है कि क्लासेस को बहुत लंबी किया जा सके। पेपर आपका बहुत बहुत कम समय बचा है, हमारे हिसाब से पेपर में बहुत ज़्यादा कम। तो अब सा समय हमें पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है, यानी कि पूरे PYQs आपको पढ़ाने हैं जितने हमने बोला है उन सब्जेक्ट्स का। आपका कंप्यूटर यूपी स्पेशल हो गया, और उधर जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स का आपको PYQs भी करवाना है, जितने भी GS के सब्जेक्ट हैं। तो अब वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि साथ समय आपको कंप्लीट करवाएं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को इससे ज़्यादा जो है नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। ठीक है, उतनी समझते हैं कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी, आप उतनी चीज़ों को समझेंगे। बाकी अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में उस टॉपिक का नाम कमेंट कर दिया करिए, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ को समझा देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना में अनेक, यहाँ पे गलत लिखा है, अनेक उपयोगकर्ता, जहाँ लिखा है वहाँ पे वो गलत ही लिखा है। उपयोगकर्ताओं में अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है। अनन्य उपयोग करने का मतलब है कि सिर्फ वही अपने हिसाब से यूज करेगा, ये होता है अनन्य उपयोग, मतलब केवल आपका अधिकार है उस क्लाउड पर। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है कि वो कौन सा क्लाउड सिस्टम है जिसमें कि कोई एक संगठन है, कोई एक व्यक्ति है, तो वो उस क्लाउड के डेटा को अपने हिसाब से केवल उसका वही अधिकार होता है यूज़ करने का। पहले हम समझते हैं क्लाउड क्या होता है। क्लाउड क्या होता है। देखिए क्लाउड का मतलब है, हमने बहुत सारी स्टार्टिंग क्लास में थोड़ा सा बहुत जिक्र किया था क्लाउड का, जहाँ तक हमें याद आ रहा है। क्लाउड कुछ नहीं है, क्लाउड का मतलब है जैसे आप डेटा स्टोर करते हैं अपना, आप कहेंगे हाँ स्टोर करते हैं, तो आप पेन ड्राइव में स्टोर करेंगे। तो अगर इंटरनेट पर आप अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं, जैसे आप गूगल पर
गूगल फोटोज़ पर, गूगल ड्राइव पर, ठीक है, उस पर जब डेटा अपलोड करते हैं, आप उस पर स्टोर करते हैं अपना डेटा, तो वो क्या कहलाता है, वो क्लाउड कहलाता है। तो जब इंटरनेट पर आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं तो वो सर्विस क्या कहलाती है, वो सर्विस कहलाती है क्लाउड। क्या कहलाती है, क्लाउड। अब क्लाउड कई प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, एक पब्लिक क्लाउड होता है, पब्लिक क्लाउड। अब पब्लिक क्लाउड का क्या मतलब है, सार्वजनिक क्लाउड। इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, हिंदी आप लोग लिखते चलिएगा। पब्लिक का मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पब्लिक मतलब सार्वजनिक क्लाउड हो गया। एक आपका प्राइवेट क्लाउड होता है। क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड होता है। प्राइवेट का मतलब निजी क्लाउड हो गया। एक होता है कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड का यानी का क्या मतलब है, कम्युनिटी क्लाउड का मतलब है कि सामुदायिक सामुदायिक क्लाउड हो गया। ठीक है, अभी हम सारी चीज़ों को समझाएंगे। एक होता है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड का मतलब संकर, ठीक है, आपका संकर क्लाउड हो गया। पब्लिक क्लाउड का मतलब क्या होता है, पब्लिक क्लाउड का मतलब होता है कि जो जैसे इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है, जो डेटा स्टोर किया जाता है वो सबके लिए होता है। इस पर सबका अधिकार होता है, यानी कि सबकी पहुंच होती है इस डेटा पर, सबकी पहुंच होती है इस डेटा तक। जैसे एक साधारण बात समझिए, जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ तो ये पब्लिक क्लाउड में है, यानी कि आप सब लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे जो अगर मैं पब्लिक क्लाउड में अगर अपलोड कर रहा हूँ तो आप सब लोग इसको देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये पब्लिक क्लाउड है। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड का मतलब होता है कि यहाँ पे जो जानकारियाँ होती हैं वो निजी होती हैं। निजी का मतलब होता है कि केवल आप एक्सेस कर सकते हो, आपका अनन्य अधिकार होता है। आप मान लीजिए आप कोई कंपनी है, आप एक तो आप खुद हैं, अब आप अपनी गूगल फोटोज़ पे जो अपलोड कर रहे हैं वो आप खुद, वो आप पब्लिक में, वो आप प्राइवेट क्लाउड है आपका, उसको आप ही देख सकते हैं। लेकिन जो फोटोज़ आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हैं या फिर आप फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं वो आप पब्लिक में, वो हालांकि वहाँ पे भी आपको राइट्स होते हैं कि आप पब्लिक कर रहे हैं कि प्राइवेट कर रहे हैं, बहुत सारे राइट्स होते हैं, बस जस्ट समझा रहे हैं। ठीक है, अब आप जाके गूगल पे अपलोड कर दीजिए, ऐसी जगह जहाँ जो प्राइवेट जो पब्लिक हो जाती हैं जहाँ से चीज़ें, तो वो पब्लिक क्लाउड पे हैं। तो ठीक है, पब्लिक क्लाउड पर इतना ध्यान रखना है, यहाँ का जो डेटा होता है इस पे सबका एक्सेस होता है, सब इस डेटा तक अपनी पहुँच बना सकते हैं। प्राइवेट क्लाउड के डेटा पर सब अपनी पहुँच नहीं बना सकते। जैसे कोई कंपनी है, अब उसको जो है अपने जो है बहुत सारा डेटा होता है, उसको सबको नहीं बताना है, उसको अपलोड कर देना है एक क्लाउड पे, किसी भी सिस्टम से, किसी बहुत सारी कंपनियां जो प्रोवाइड करती हैं ऑनलाइन स्टोरेज, ठीक है, तो उसको अपलोड कर देना है। और अब ये चाहती है कि ये डेटा सब ना देख पाएँ, ये केवल मैं देख पाऊँ, तो वो भी क्या होता है, प्राइवेट होता है। जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, अब आपने आपने एक कंपनी स्टार्ट की और उस कंपनी का डेटा आप जो है अपलोड कर दिए और वो प्राइवेट क्लाउड पे अपलोड किया, तो उसका क्या फ़ायदा होगा, सिर्फ आप कहीं और हैं, मान लीजिए आप अपनी कंपनी में नहीं हैं। अगर ऑफलाइन होता तो आप कंपनी में एक्सेस कर सकते थे। ऑनलाइन का फ़ायदा ये है कि अपनी आप कंपनी के अंदर नहीं बैठे रहेंगे, कहीं और बैठे हैं, तो आपके पास उसका आईडी पासवर्ड होगा, आप अपने डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली प्राइवेट क्लाउड का क्या मतलब है कि इस पर सिर्फ आप ही अपने डेटा की एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब प्राइवेट क्लाउड केवल एक प्राइवेट व्यक्ति का हो सकता है, किसी कंपनी का भी प्राइवेट क्लाउड हो सकता है कि उस कंपनी और उस कंपनी के कर्मचारी केवल उस डेटा को यूज़ करें, उस डेटा को देखें। अब कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, कम्युनिटी क्लाउड का मतलब है, एकदम सिंपल से बताएं, कि जैसे गवर्नमेंट का जो डेटा है, कुछ डेटा जैसे गवर्नमेंट का मान लीजिए कुछ डेटा तो पब्लिक में है, वो सब एक्सेस कर सकते हैं। कुछ ऐसा डेटा होगा जिसको केवल मान लीजिए उस डेटा पर केवल आपका जो गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, कुछ ऐसा एक डेटा सेंटर बनाया गया होगा जहाँ के डेटा को केवल ये लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो समान कार्य कर रहे हैं वो डेटा को जो एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको कम्युनिटी क्लाउड बोला जाता है, उसको कम्युनिटी क्लाउड बोला जाता है। हाइब्रिड क्लाउड क्या है, हाइब्रिड क्लाउड का मतलब है कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों सिस्टम उपलब्ध हो, दोनों सिस्टम आपको उपलब्ध हो, वो क्या कहलाता है, आपका हाइब्रिड क्लाउड। जैसे मान लीजिए सीधा सा एक बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका इंस्टाग्राम है, एक उदाहरण के लिए से समझिए, इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम पे मान लीजिए आप, जैसे इंस्टाग्राम जाने दीजिए, उसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इवन कि अभी तक हमारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी नहीं है। हम यूट्यूब से उदाहरण से आपको समझ आते हैं। यूट्यूब में क्या है कि प्राइवेट क्लाउड की भी सुविधा है और पब्लिक क्लाउड। जैसे हम कोई वीडियो अपलोड किया और उसको प्राइवेट कर दिए, अब उस पर आप लोगों की एक्सेस नहीं रहेगी, केवल हमारा एक्सेस रहेगा। लेकिन जो वीडियोज हम पब्लिक कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो सब देख सकते हैं हमारे मेरे उस डेटा को। तो ये हुआ आपका हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, तो अब आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या है क्लाउड, क्या है, कितने टाइप्स के क्लाउड होते हैं। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे है निजी क्लाउड। क्या है, क्वेश्चन क्या है कि केवल आप यूज कर सकते हैं। एकल संगठन यानी कि कोई कंपनी है जो अपने डेटा को अनन्य उपयोग का प्रावधान है। ठीक है, यानी कि फिर से समझिए क्या कह रहा है कि अनेक उपयोगकर्ताओं वाला कोई एक संगठन है के द्वारा अनन्य उपयोग, वो जो क्लाउड में डाटा है वो केवल इस संगठन के लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कंपनी है, इसमें बहुत सारे उपयोगकर्ता हैं।
अब इनके लिए एक क्लाउड है और ये लोग केवल अपने डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस डेटा का उपयोग दूसरी कंपनी के लोग भी कर लें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस डेटा तक आपकी पहुंच हो जाए। तो ये क्या हो गया, ये होता है प्राइवेट यानी कि निजी क्लाउड। किसी कंपनी का, किसी व्यक्ति का जो अपना पर्सनल स्टोरेज होता है ऑनलाइन, वो उसका निजी क्लाउड होता है, ठीक है। आगे कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या संबंध है। तो एकदम सिंपल सी बात है, क्रोम, ओपेरा, सफारी ये सब क्या है, ये सब आपके वेब ब्राउजर्स हैं। इंग्लिश देखिएगा, नहीं तो वेब विवरक करके कहीं लिखा रहेगा, कहीं वेब विचारक लिखा रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये वेब ब्राउजर हैं, ठीक है। आपका क्रोम तो आप सब लोग यूज करते होंगे, सफारी वो यूज करते होंगे जिनके पास आईफोन होगा, और ओपेरा तो आप सब लोग चाहे जहाँ जो डाउनलोड कर लो, ठीक है, दोनों में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में सभी संजाल संधियां, देख रहे हैं कितना खतरनाक हिंदी लिखी है, सभी संजाल संधियों का मतलब नेटवर्क के जितने सिस्टम्स हैं। कह रहा है कि किस टोपोलॉजी में सभी संजाल, मान लीजिए कई सारे हैं, ये संधि हो गए, कई सारे नोड्स का मतलब कई सारे कंप्यूटर्स हैं, व्यक्तिगत रूप से एक केंद्रीय स्विच। अब ये व्यक्तिगत रूप से एक केंद्रीय स्विच से जुड़े होते हैं। अब ये कौन सी टोपोलॉजी है बताओ, ये हो गई स्टार टोपोलॉजी। अब ये जो केंद्रीय स्विच जो होता है, जो केंद्रीय डिवाइस है, इसको क्या बोला जाता है, हब बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, हब बोला जाता है। तो वही पूछ रहा है कि किस टोपोलॉजी में ऐसा होता है, तो ये स्टार टोपोलॉजी में होता है। समझ गए आप। पीपीटी आपको दे देंगे, हम यहाँ पे कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को और ऑप्शंस को समझा दें, जितनी जरूरत है उतनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। बाकी ये पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे एक बार जाके पढ़ लिया करिए, चीज़ों को समझ लिया करिए, तो उससे होगा ये कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी, चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी, और आराम से जब आप उस टॉपिक को एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में आसानी से सेट हो जाएंगी और पेपर में आपको याद आएंगी, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के मॉडेम में क्लॉक रिकवरी सर्किट्स होते हैं। पहले समझते हैं मॉडेम क्या होता है। मॉडेम क्या होता है, देखिए, जैसे आपका घर है, जैसे आपके जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जैसे ये आपने एक लगवाया है वाईफाई, यहाँ पे सिग्नल्स आ रहे हैं, अब आपके कंप्यूटर्स में ये सिग्नल्स जा रहे हैं, ठीक है। बीच में लग रहा होता है मॉडेम, बीच में क्या होता है, एक समझिए मॉडेम है। अब ये जो सिग्नल आपके कंप्यूटर में जा रहे हैं, ये तो डिजिटल फॉर्म में सिग्नल है, लेकिन जो यहाँ पे दौड़ रहे हैं सिग्नल लाइन्स में, ये एनालॉग फॉर्म में सिग्नल्स हैं, एनालॉग फॉर्म में सिग्नल है। तो एक डिवाइस होती है जो इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है और इस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है। इस डिवाइस को बोलते हैं मॉडेम। इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, इस डिवाइस को बोलते हैं मॉडेम। तो आपसे पूछा जाए कि मॉडेम का क्या काम है, तो मॉडेम जो है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब मान लीजिए, जैसे जो डिजिटल सिग्नल्स यहाँ से जा रहा है, ये कैसे जाता है, ये 0 1 0 डिजिट्स में जाता है ना, 0 1 0 1 के फॉर्मेट में मान लीजिए जा रहा है, 0 1 0 1 के फॉर्मेट में जा रहा है। अब ये यहाँ से गया, अब ये मॉडेम से होके गया यहाँ पे कोई अब दूसरा ये रिसीवर लगा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आके फिर इस डिवाइस को मिल रहा है, मतलब समझिए आप, यहाँ से तो डेटा चला गया, ऐसे समझिए डेटा आ रहा है, इसी में समझाते हैं। मान लीजिए इस सिग्नल से एक डेटा आ रहा है, इस सिग्नल से एक डेटा आ रहा है एनालॉग सिग्नल के माध्यम से, 0 1 0 1 0 1 के रूप में है। अब इस आया और यहाँ से ये डिजिटल कन्वर्ट किया। अब इस जो आपका मॉडेम है, इस मॉडेम में अगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि अब ये बस सिग्नल डिजिटल फॉर्म में आ रहा है, एनालॉग से अचानक से डिजिटल में कन्वर्ट हो गया। अगर इसमें ऐसा सिस्टम भी तो कुछ होना चाहिए कि ये पहचाने कि 0 कब आया, 1 कब आया, 0 कब आया, 1 कब आया, क्योंकि 0 1 जो क्रम है इन बिट्स का, अगर वो नहीं पता होगा तो हम सही डेटा हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए कोई डेटा है जिसमें 1 1 1 है और 0 0 0 है, और एक डेटा अब अलग डेटा हो जाएगा 1 0 1 0, 3 0 इसमें भी है, 3 1 इसमें है, तो ये अलग डेटा होगा, ये अलग डेटा होगा। लेकिन जब ये सिग्नल्स में आया तो एनालॉग सिग्नल में 3 1 और 3 0 आ गया। अब अगर ये 3 1 3 0 को किसी दूसरे क्रम में आपको पकड़ा देगा तो क्या हो जाएगा, वो डेटा गड़बड़ा जाएगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे इस मॉडेम में एक डिवाइस होती है जिसको बोला जाता है क्लॉक रिकवरी सिस्टम, जिसको बोला जाता है क्लॉक रिकवरी सिस्टम। क्या बोला जाता है, क्लॉक रिकवरी सर्किट। अब ये क्लॉक रिकवरी सर्किट करती क्या है, जो आपका सिग्नल आ रहा है ये पहचानती है कि पहले कब 0 आया, कब 1 आया, कब, मतलब समय देखती है, क्लॉक है ना, तो हर डेटा का समय देखती है, 0 पहले आया कि 1 पहले आया, 1 पहले आया कि 0 पहले आया। तो जो जिस क्रम में आता है उसको उसी क्रम में डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये काम कौन करता है, क्लॉक रिकवरी सिस्टम। क्योंकि हमने बताया कि केवल 3 1 आया, 3 0 आया, अगर क्लॉक रिकवरी सिस्टम नहीं होगा तो वो पता नहीं किस फॉर्मेट में दे देगा, 0 को कब देगा, 1 को कब देगा। तो क्लॉक रिकवरी सिस्टम जो होता है वो जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसमें से ढूंढता है, समय देखता है कि कब 0 आया, कब 1 आया, उसी हिसाब से करता है। तो जो डेटा आया है सेम वही डेटा हमें मिलता है,
ठीक है। तो ये इस सिस्टम को बोलते हैं क्लॉक रिकवरी सर्किट, और जिस मॉडम में क्लॉक रिकवरी सर्किट पाया जाता है उस मॉडम को बोला जाता है सिंक्रोनस मॉडम। उसको क्या बोला जाता है? उस मॉडम को बोला जाता है सिंक्रोनस मॉडम। सिंक्रोनस मॉडम। तो क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार के मॉडम में क्लॉक रिकवरी सर्किट होते हैं? तो हमने बताया कि जिस प्रकार के मॉडम में क्लॉक रिकवरी सर्किट पाया जाता है वो होता है सिंक्रोनस मॉडल। क्लॉक रिकवरी सर्किट क्या है? तो पहले हमने आपको बताया मॉडम क्या है। मॉडम क्या है? मॉडम वो है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर हमने बताया कि मान लीजिए आप कोई सिग्नल रिसीव कर रहे हैं, अब उसमें जो है जो आया 0101 एनालॉग में आया, मतलब अब उस एनालॉग को मॉडम कन्वर्ट करता है किसमें? डिजिटल में। अब डिजिटल में कन्वर्ट किया तो एनालॉग तो यही बताया कि भैया 3 1 आया 3 0 आया, ठीक है। अगर अब कोई सिस्टम नहीं होगा आपके मॉडम में जो कि ये देखे कि कब 0 आया, कब 1 आया, कब 0 आया, कब, क्योंकि ये जो डिजिट्स में आप कन्वर्ट कर रहा है, अगर इन डिजिट्स को जब डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है अगर वो डिजिट्स सही से नहीं लगेंगी 1 1 1 0 0 हो जाएगा और 0 1 0 1 0 1 0 1 हो जाएगा, तो सबका अलग अलग मतलब होता है। हर डेटा का अलग अलग मतलब ही पूरा बदल जाएगा, उस डेटा का वो डेटा ही पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये देखता है कि 0 कब आया 1 कब आया, सबका टाइमिंग देखता है, ऐसे समझिए। जो समय देखता है वो है क्लॉक रिकवरी सर्किट, और जो क्लॉक रिकवरी सर्किट जिस मॉडम में पाया जाता है उसको बोला जाता है सिंक्रोनस मॉडम। अगले प्रश्न में देखते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? मतलब निम्न पावर वाली लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी कौन है? तो वो आपकी ब्लूटूथ है, आपको याद रखना है। सबसे कम पावर में जो लोकल एरिया में आपका संचार की सुविधा प्रदान करता है वो कौन होता है? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का आप सब लोग यूज किए होंगे। अगला है कि जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? सबको पता होगा, जैसे ही आपका 15 GB भरता है वो बोलता है कि भैया प्रीमियम प्लान लो, नहीं तो जो भी आपकी फोटोज़ हैं अब आप अपनी फोटोज़ नहीं इस पर अपलोड कर पाओगे, ईमेल नहीं आ पाएगी, सारी सर्विसेज वो रोक देता है। 15 GB तक फ्री प्रदान करता है, ठीक है। 15 GB का स्टोरेज आपका जो जीमेल होता है वो फ्री प्रदान करता है। अगला है कि URL का क्या अर्थ है? तो URL आप सभी लोगों को पता होगा कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है? इसका मतलब ये है कि वह कौन सा विकल्प है, इनमें से बताना है कि वह कौन सा सिस्टम है जो कि आप रहते तो पब्लिक नेटवर्क पे हैं लेकिन आपको एक प्राइवेट पहचान दिलाता है। आप पब्लिक नेटवर्क को एक प्राइवेट नेटवर्क के जैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हर जगह उपयोगकर्ता को गलत लिखा हुआ है, उपयोगकर्ताओं, ठीक है, उपयोगकर्ताओं को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। कह रहा है कि आप पब्लिक, ये है पब्लिक नेटवर्क, यहाँ पे बहुत सारा डेटा उपलब्ध है, लेकिन इस नेटवर्क पर वह कौन सा सिस्टम है जो आपको इसको एज अ प्राइवेट यूज करने की देगा? वहाँ ये आप यूज़ तो करोगे लेकिन सिक्योरिटी आपको प्राइवेट सर्वर वाली मिलेगी। यहाँ से नहीं समझेंगे, समझाते हैं तब समझेंगे आप। एक सेकेंड, स्पेस कहीं पे नहीं मिल रहा है, यहीं पे समझाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए पहले पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क समझिए, तब आप समझेंगे पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क ये क्या है। प्राइवेट नेटवर्क का मतलब है कि आपका ये कंप्यूटर है आपके घर में, और आपका ये मोबाइल है, आपकी ये वाईफाई है, आपका ये प्रिंटर है, आपने एक लोकल स्टोरेज भी अपने वाईफाई से जोड़ लिया है जहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हैं, उस डेटा को आप पढ़ सकते हैं, आपने ये अपना प्राइवेट बना लिया। इसमें आप किसी बाहरी वेबसाइट से, बाहरी जो दुनिया का वर्ल्ड वाइड वेब है, आप उससे नहीं जुड़े। आप उससे नहीं जुड़े तो ये क्या करता है? आपको सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि जब आप बाहरी यानी कि जो पब्लिक नेटवर्क से आप जुड़ते हो तो होता क्या है कि इस पे मान लीजिए हैकर्स हैं जो कि आपके सिस्टम पे नज़र बनाए हुए हैं, आप जैसे जुड़े आपका डेटा हैक कर लिए, ठीक है। या फिर वहाँ पे आपको वायरस है कोई जो आपके आ गया सिस्टम में। तो कुल मिला के प्राइवेट नेटवर्क तो आप सुरक्षित रहते हैं, लेकिन आपको पब्लिक नेटवर्क्स पे जाना पड़ता है बहुत सारे डेटा, क्योंकि आपके पास प्राइवेट में तो आप जितना डेटा है आप उसी का यूज़ कर पाएंगे। जो सूचनाएं हैं, ज़्यादा सूचनाएं लेने के लिए आपको पब्लिक नेटवर्क में जाना पड़ता है। आप गूगल पे सर्च करोगे, आप जब गूगल में सर्च करके किसी वेबसाइट पर जा रहे हो तो अब आपके ऊपर हम क्या कहते हैं, आपकी सिक्योरिटी अब कम हो गई है। हालांकि बहुत सारी सिक्योरिटी होती है वेबसाइट पर, लेकिन तब भी यहाँ पे सिक्योरिटी आपकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। आपके ऊपर क्या होता है? खतरा आ जाता है बहुत चीज़ों का। तो अब कह रहा है कि वो कौन सा सिस्टम है कि जिसमें आप पब्लिक नेटवर्क में तो जाओगे लेकिन आपको जो सिक्योरिटी मिलेगी वो प्राइवेट वाली मिलेगी, एज प्राइवेट जाओगे। वो होता है, उस सर्विस का नाम है VPN। VPN का नाम ही है। VPN का बताइए फुल फॉर्म क्या होता है? VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मतलब ये प्राइवेट नेटवर्क है नहीं, ये क्या कह रहा है? इसके फुल फॉर्म से ही चीज़ों को समझ जाएंगे। वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब आभासी प्राइवेट नेटवर्क,
ये प्राइवेट है नहीं, लेकिन आपको आभास कराएगा कि आप प्राइवेट नेटवर्क में हो, आपको सुरक्षा देगा प्राइवेट नेटवर्क वाली। हालांकि प्राइवेट नेटवर्क ये होगा नहीं, ये होगा पब्लिक नेटवर्क। अब जब देखिए, अब अगर बीपीएन का आप यूज़ करोगे, बीपीएन के यूज़ करने के बाद आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, मान लीजिए ऑनलाइन पब्लिक यहाँ पे जा रहे हो, ये पब्लिक नेट है, ठीक है, प्राइवेट नहीं है, पब्लिक नेट है, ठीक है। अब पब्लिक नेटवर्क पे आप गए, बिना बीपीएन के गए, तो आपकी यहाँ पे जो पहचान है, ये सब आपको अटैक कर सकते हैं, अटैकर्स, हैकर्स आपको अटैक कर सकते हैं, ठीक है, वो देख रहे हैं। लेकिन जो बीपीएन होता है, अब आप बीपीएन के साथ जाओगे ना, तो समझिए आप ये हैं, आप हैं, आपकी डिवाइस है, ठीक है। अब आप बीपीएन पहन लिए, तो बीपीएन आपको एक सुरक्षा प्रदान करता है। अब आप इस सुरक्षा के साथ यहाँ पे जाओगे, तो ये सुरक्षा आपको प्राइवेट वाली सुरक्षा फील होगी, और इसके अंदर जो भी डेटा आपको लेना है, लेके आप अपनी सुरक्षा के साथ ऐसे चले आओगे। समझ लीजिए इसके बीच में बीपीएन क्या करता है, आपको ऐसे एक लाइन, एक सुरंग बना दिया। और ये बीपीएन क्या होती है, सुरंग होती है। आप सुरंग में घुसे, अपना डेटा लेके चले आए, ठीक है। एज प्राइवेट फील होगा आपको, प्राइवेट रूप का नेटवर्क का, लेकिन वो प्राइवेट होता नहीं है, ठीक है। और जो अगर बिना बीपीएन के जाओगे, तो आपके ऊपर क्या रहेगा, खतरा रहेगा, आप ऐसे इस पूरे में आप खो जाओगे, ठीक है। आपके ऊपर से बहुत सारे खतरे रहेंगे कि आप हैकर्स ना आपके ऊपर अटैक कर दें। तो पब्लिक नेटवर्क को सुरक्षित बनाता है, ठीक है, बीपीएन। बीपीएन का नाम क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि कौन आपको पब्लिक नेटवर्क में प्राइवेट वाली फीलिंग देगा, प्राइवेट नेटवर्क वाली फीलिंग देता है। क्या कह रहा है कि पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है, ठीक है। इस सर्विस को क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, तो आप वैसे ही टिक कर लोगे, ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं नहीं। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मतलब आपका वीपीएन, ठीक है, समझ गए आप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता। मतलब जब आप वायरलेस जो संचार होता है, तो वायर्ड संचार होता है, ठीक है। जैसे आप मोबाइल से किसी, जैसे पहले तो टेलीफोन की लाइनें बिछी होती थी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था कि टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी भी आप जो आपका ऑप्टिकल फाइबर बिछवाते हो, वो तो वायर्ड टेक्नोलॉजी है, आप वायर से जुड़े हुए हो। लेकिन जो आजकल एयर फाइबर की सर्विसेज आ गई हैं, या फिर जो आप फ़ोन से जब बात करते हो, फ़ोन से जो नेट यूज करते हो, तो वो क्या होती है, वो वायरलेस तकनीकी होती है। तो कह रहा है कि वायरलेस संचार की गुणवत्ता को कौन प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है संकेत क्षीणन। संकेत क्षीणन का सीधा सा मतलब है संकेत, यानी कि जो सिग्नल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, सिग्नल्स का कमज़ोर हो जाना। तो जब सिग्नल्स कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे जब आपके मोबाइल में नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, 100% और 10% नेटवर्क होता है, तो आवाज़ क्रैक होती है कि नहीं होती है, आप कहेंगे होती है। तो मतलब संचार प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो संकेत क्षीणन यानी कि सिग्नल्स अगर कम हो जाएंगे तो संचार प्रभावित होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल, मतलब ये तो सही नहीं हो सकता ऑप्शन, क्योंकि हमें वो बताना है जो नहीं करता है। तो जो नहीं करता है मतलब ये तो करता है हमारा। दूसरा है बहुपथ फेडिंग। बहुपथ फेडिंग का मतलब है कि जब आपका सिग्नल कई जगह से टकरा करके आ रहा है। अब आप कभी फील करिएगा कि आपके घर के 1 किलोमीटर पे टावर है, लेकिन आपके घर के आमने सामने कुछ नहीं है, तो आप बढ़िया से बात कर लोगे, इंटरनेट चला लोगे। लेकिन अब आपके घर की चारों तरफ बहुमंजिला इमारतें बना दी गई, टावर वहीं पे है, तो अब आपको सिग्नल्स क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे आपके। तो ये भी प्रभावित करता है संचार की गुणवत्ता को। इसको कहते हैं बहुपथ फेडिंग। संकेतों को मतलब जो सिग्नल्स हैं वो कई रास्तों से टकरा कर जब आते हैं, तो उसको बहुपथ मतलब बहुत सारे पथ से वो बहुत सारे रास्तों से टकरा के आ रहे हैं। संकेत क्षीणन का मतलब सिग्नल कमज़ोर हो गए। अवशोषण का मतलब है कि जो सिग्नल्स, जब ये वायरलेस सिग्नल्स जब ये ट्रेवल करते हैं, तो ये सिग्नल्स क्या होते हैं, वायुमंडल में इनका अवशोषण भी हो जाता है। तो यदि वायुमंडल में इनका अवशोषण हो रहा है, तब भी जो है इनकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। मतलब इससे भी प्रभावित होती है, इससे भी हमें बताना है क्या नहीं होता। तो संयोजन का मतलब है कनेक्शन से जो है वायरलेस संचार की गुणवत्ता नहीं प्रभावित होती है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। संयोजन से ये नहीं प्रभावित होता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल का पूर्ण रूप, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। तो ईमेल का आप सबको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है ईमेल का फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं, हर जगह ये गलत लिखा हुआ है, उपयोगकर्ताओं, ठीक है, उपयोगकर्ताओं को देश की बाहरी वेबसाइटों तक पहुंचने, नेविगेट करने और खोज कर। अब देश की बाहरी वेबसाइट का मतलब है कि वर्ल्ड वाइड वेब, जितनी भी दुनिया में वेबसाइट्स हैं, कह रहा है इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितनी भी दुनिया में वेबसाइट्स हैं वहाँ तक आपको कौन पहुँचाता है। तो वहाँ तक आपको ब्राउज़र ही तो पहुँचाता है। अगर क्रोम ना हो, माइक्रोसॉफ्ट एज ना हो, सफारी ना हो, तो आप वेबसाइट कैसे सर्च करोगे। वेबसाइट www.google.com, www.facebook.com। तो ये .com जो आप ये एड्रेस सर्च करते हो, ये कहाँ पे सर्च करते हो, वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र ही हैं जो आपको दुनिया के बहुत सारे वेब पेजेस से जोड़ते हैं, ठीक है।
कुकी क्या है, कल हमने बताया था कि जब आप किसी वेब पेज पे जाते हो तो वो आपकी गतिविधियों से संबंधित डाटा को स्टोर कर लेता है, वो होती है कुकी। फायरवॉल क्या है, अब यही हम आपको फायरवॉल भी समझा देते हैं। फायरवॉल है कुछ नहीं, फायरवॉल एक प्रकार का समझिए सुरक्षा घेरा होता है इंटरनेट पर। ये समझिए फायरवॉल क्या होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। फायरवॉल क्या होता है, एक नेटवर्क का सिक्योरिटी गार्ड होता है, नेटवर्क का सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड कहने का क्या मतलब है, सिक्योरिटी गार्ड कहने का मतलब है आपका ये डेटा है, यहाँ पे आप हैं, डेटा का आदान प्रदान हो रहा है, बीच में फायरवॉल होती है, एक ये समझिए आभासी दीवार होती है, यहाँ से कोई डेटा आ जा रहा है ये चेक करता है। ये ट्रैफिक पुलिस है, ये रास्ता है समझिए, ये डेटा का आने जाने का रास्ता है, यहाँ ये रोड है जिस पे गाड़ियाँ आ जा रही हैं, डेटा आ जा रहा है, बीच में ट्रैफिक पुलिस है, चेक करती है भैया कुछ इलीगल एक्टिविटी तो नहीं है, और ये मतलब सुरक्षा प्रदान करती है आपके नेटवर्क को, कोई वायरस तो नहीं आ रहा है, इधर उधर की चीज़ें तो नहीं आ रही हैं, कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं आ रही हैं जो आपके सिस्टम को प्रभावित कर देगी। तो जो ये चेक कर रहा है उसको बोलते हैं फायरवॉल, मतलब एक सुरक्षा दीवार होती है, नेटवर्क सिक्योरिटी गार्ड होता है ये, ठीक है। ब्राउज़र हमने बताया जिस पे आप वेब पेजेस को जाते हो, वेब पेजेस पर जो पहुंचाता है आपको वेब पेजेस तक वो होता है आपका ब्राउज़र, वही है। पूछ रहा है डेटाबेस, आप समझ लेते हो कि डेटा को इकट्ठा करना, डेटाबेस मतलब बहुत सारा डेटा वो होता है, वो कहलाता है क्या, डेटाबेस। अगले प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि मॉडेम की गति की गणना निम्न में से किस दर से की जाती है। मतलब जैसे आप नेट, जब आपके मोबाइल में इंटरनेट चलता है तो आप कैसे मापते हो, बताते हो ना कि इतने kbps में चल रहा है, इतने MB पर सेकंड में चल रहा है, इतने KB पर सेकंड में चल रहा है। उसी प्रकार जो मॉडेम होता है उसमें भी जब डेटा का ट्रांसफ़र होता है तो पूछ रहा है कि किस में मापा जाता है, कि दर किससे मापी जाती है। तो जो आपका मॉडेम होता है उसमें जो स्पीड नापी जाती है वो बिट्स पर सेकेंड, किससे नापी जाती है, बिट्स पर सेकेंड, BPS से, ठीक है, बिट्स प्रति सेकेंड में मापी जाती है, ये आपको याद रखना है। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। हमने कई बार, ये तीसरी और चौथी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए कि जो हमने अभी, आप ये दूसरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, इस क्लास में हम कई सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो जो हमारी पहली स्लाइड थी, जो हमने वो स्लाइड बनाई थी, प्रेजेंटेशन बनाया था, वो कंप्लीट हो गया था, तो हम अपने दूसरे प्रेजेंटेशन पे आ गए हैं। यहाँ हमने फिर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 डाला है, तो वो समझिएगा। तो ये जो दूसरी स्लाइड का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। कई बार हमने इसको बताया है। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि कॉलेज कैंपस बिल्डिंग नेटवर्क डॉट डॉट नेटवर्क का एक उदाहरण है। मतलब कह रहा है कि जो कॉलेज का कैंपस होता है, जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे जो नेटवर्क होता है, इसको क्या बोला जाता है। हमने आपको बताया कि इसको बोला जाता है लैन, क्लास की स्टार्टिंग ही यहीं से हुई। लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपका कॉलेज का कैंपस है, जो बिल्डिंग्स है, यहाँ के नेटवर्क को क्या बोला जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। जो पूरे शहर का नेटवर्क होता है उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो आपका पूरे विश्व का नेटवर्क है, कई देश जिससे जुड़े हुए हैं, सारी दुनिया आपस में जुड़ी होती है, उसको बोला जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। बहुत बेहतरीन तरीके से हम चीज़ों को समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिवाइस से कंपेटेबल टीवी या मॉनिटर सीमलेस स्क्रीन शेयरिंग की सक्षम बनाता है, को सक्षम बनाता है। ये क्या कह रहा है, ये आपका डिवाइस है, ये आपका मोबाइल है, ये आपका टैबलेट है, ठीक है, ठीक है, ये आपका मोबाइल है, ये आपका टैबलेट है। अब क्या है कि आपकी ये बड़ी सी टीवी की स्क्रीन है, आपका बड़ा सा, मान लीजिए ये टीवी स्क्रीन है, या फिर ये आपका बड़ा सा कंप्यूटर होगा, कोई भी स्क्रीन है। आप ये स्क्रीन को इस स्क्रीन पर शेयर करते हो, मतलब जो इसमें यूज़ हो रहा है वो इसमें यूज करने लगते हो, जो इसमें यूज़ हो रहा है वो इसमें दिखने लगता है, यानी कि डिस्प्ले की मिररिंग करते हो। ये डिस्प्ले यहाँ पे शेयर हो जाता है। ये कौन इसको सक्षम बनाता है, कौन सी टेक्निक, उसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है मीरा कास्ट। इसको क्या बोला जाता है, मीरा कास्ट। जब आप अपने मोबाइल या टैबलेट यानी कि एक डिस्प्ले को दूसरे डिवाइस के डिस्प्ले में शेयर कर देते हो, जो यहाँ दिख रहा है यहाँ दिखने लगता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको मीरा कास्ट बोला जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि मीरा कास्ट क्या है, तो मीरा कास्ट एक वायरलेस डिस्प्ले तकनीक है। मतलब इसमें आप वायरलेस, कोई यहाँ पे वायर नहीं लगाओगे, तब भी आप अपना डिस्प्ले शेयर कर ले रहे हो, और इस तकनीक को क्या बोला जाता है, इस तकनीक को बोला जाता है मीरा कास्ट। अब बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न जो है हमारा TCP और IP से है। तो अब TCP IP हम कल की क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। अब बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। लगभग 50 मिनट की हमारी क्लास हो चुकी है। आज की क्लास में अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया, कोई पॉइंट ना समझ में आया हो, तो वो अवश्य बताइएगा। और इस क्लास का हमारा जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ भी हमने बता दी कि यहाँ क्लास में किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट अवश्य करिएगा, जहाँ से हमें पता चले। और ओवरऑल बात वही है कि हम एक बैलेंस अप्रोच लेकर चल रहे हैं।
जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी देख रहे हैं और उसकी डिटेल एनालिसिस भी देख रहे हैं, और ऐसा देख रहे हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो जाए और हम सारे प्रश्नों को कवर कर लें, क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो यही है कि सारे प्रश्नों को आपको कवर करवाया जाए। और कंप्यूटर में बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है, बहुत बड़ा हमारे पास संग्रह है प्रश्नों का। अगर हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे तो एक लंबा टाइम लगेगा तब भी पढ़ने में, और बहुत ज़्यादा अगर इसकी हम व्याख्या करेंगे हर प्रश्न की तो इतना ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा कि आपका पेपर निकल जाएगा, कंप्यूटर ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए हम सारे प्रश्नों को कवर करेंगे, जहाँ भी जितनी ज़रूरत है उतनी व्याख्या उन प्रश्नों की हम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग सपोर्ट बना के रखिए, सारे सब्जेक्ट्स को इसी प्रकार के बेहतरीन तरीके से आपको कवर करवाया जाएगा। एकदम सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें फ्री की चीज़ें वैल्यूलेस लगने लगती हैं, लेकिन अगर आप कहीं पेड कोर्स लिए होंगे तो देखिएगा कि वहाँ पे भी इतनी मेहनत और इतने बेहतरीन तरीके से नहीं करवाया होगा। क्या होता है ना, जब तक आप पैसा दे नहीं देते तब तक आप फ्री की चीज़ों की कीमत बहुत लोग नहीं समझते हैं। तो समझिएगा, जिसको कंटेंट अच्छा लग रहा है आप लोग पढ़ाई करते रहिए। कोई भी सुझाव देना हो तो सुझाव भी अवश्य दीजिएगा। बाकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। अगर आप लोगों को मिलते हैं नई क्लास में।